जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 9 की इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो मॉडल पेपर का आएगा वो क्या आएगा, पैसेज आएगा। तो पैसेज को हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पैसेज लिखा हुआ है कि मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब जो इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, वे एनिमल और प्लांट दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। और एनिमल को हम लोग मीट और स्किन के लिए उन लोग को मार देते हैं। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। और पेड़ को हम लोग लकड़ी और पेपर के लिए काट देते हैं। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड। और प्लांट्स जो होता है, प्लांट का यूज हम लोग अपरूटेड फूड और मेडिसिन के लिए करते हैं, माने दवा ववा के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इफ़ यू गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग। और हम लोग नेचर में इसका यूज हम लोग करते हैं। नथिंग वर्थ वाइल इन नेचर। और इनके बिना जो प्रकृति में विल बी लेफ्ट फॉर आवर अपोजिटरी। मतलब अगर हम लोग इनके बिना देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता है और प्रकृति में अपोजिट होता है। अगेंस्ट इज बैकग्राउंड। और जो चारों बगल के जो बैकग्राउंड होते हैं, मे कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ के लिए कंट्री को प्रोटेक्टिव लॉज को पास कर देना चाहिए। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्ट्स एज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रियर वाइल्ड एनिमल्स। मतलब दुनिया में 1200 से ज़्यादा नेशनल पार्क बनाए गए हैं। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, ट्रीज और प्लांट को बचाने के लिए। एक्सटिंक्शन जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम्स एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। और जो विलुप्त जो प्रजाति है, जो डायनासोर की प्रजाति है वो विलुप्त होते जा रही है। द रीजन फॉर दियर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन। और इसका रीजन कुछ का पता नहीं है। हाउ एवर पीपुल guesses that his is because of change in environment। और पीपुल का मानना है कि पर्यावरण में जो चेंज हो रही है, बदलाव हो रही है, उसकी वजह से ये सब का कारण है, उस सब की वजह से हो रही है। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड अ रिजल्ट प्रेसिस्ट। मतलब डायनासोर जो होते हैं, नए जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको झेल नहीं पा रहे हैं, उसमें नहीं रह पा रहे हैं। और आप लोगों को इस पैसेज को पढ़ करके, इसको समझ करके और आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है कि द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके बारे में है, इसको मैंने फटाफट पढ़ा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये समय नहीं हम लोग के पास बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका फटाफट आंसर देखेंगे। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ को, जो वन्य जीव होता है, उसको हम लोग किस तरह से बचाएंगे उसके बारे में ये पैसेज बताता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट फॉर। अभी मैंने बताया था कि इंसान जो होते हैं, इंसान प्लांट और एनिमल पर किस तरह से डिपेंडेंट है उसको आपको बताना है। इस पैसेज में मैंने बताया था कि वे मीट के लिए डिपेंडेंट है, एनिमल पर मीट के लिए भी डिपेंडेंट है, फिर उसके बाद लकड़ी के लिए भी डिपेंडेंट है, प्लांट पे तो लकड़ी के लिए है, फिर मेडिसिन के लिए भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग को एक बार फटाफट स्पीड में पढ़ लेनी होगी और उसके आधार पर सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और इसलिए इसको हम लोग फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का मेन आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट स्टेप्स दैट कंट्रीज हैव टेकन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। मतलब दुनिया में जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कंट्री को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तभी मैंने बताया था कि कंट्री को क्या करना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर अच्छी तरह से पढ़िएगा तो यहाँ पर कंट्री के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, किस तरह से हम लोग बचाएंगे। इस तरह के यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह को अगर आप देखिएगा वो क्या करना चाहिए कंट्री को, तो यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए। इसलिए आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर जितने भी आप लोग को दिख रहा होगा, जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ निशान, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ करके आपको आंसर देना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसको मिटाने से ही ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमें सभी काम करने चाहिए। दे हैव पास्ट प्रोटेक्टिव लॉ, यानी हम लोग को जीवन इसको बचाने के लिए, एनिमल और प्लांट को बचाने के लिए हम लोग को लॉ पास करना चाहिए, नियम पास करना चाहिए। बात सही है। दे हैव मेड नेशनल पार्क, हमें नेशनल पार्क बनाने चाहिए, ये भी बात सही है। दे हैव केप्ट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, मतलब एनिमल को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रिजर्वेस भी करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा रुक नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं डी। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब किस ग्रुप के एनिमल विलुप्त होते जा रही है, कौन सी ग्रुप के एनिमल विलुप्त होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, डायनासोर भी विलुप्त होते जा रही है, तो आपको भी पता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनासोर। क्या हो जाएगा, डायनासोर। इसलिए हम डायनासोर में टिक लगा देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि
अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, डायनासोर के खत्म होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि डायनासोर के खत्म होने का क्या कारण है। तो चेंज इन एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में बदलाव, या सम डिजीज कुछ बीमारी है, बोथ ए बी मतलब ए और बी दोनों होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक में लिखा गया था, सबसे लास्ट टॉपिक आप पैसेज का देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे, अभी मैंने बताया था कि सबसे लास्ट टॉपिक में बताया गया था कि चेंज इन इन्वायरमेंट लगता है सबको। क्या लगता है? चेंज इन इन्वायरमेंट लगता है, प्रकृति में बदलाव लगता है। अब बात को ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग को हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इसको हम फटाफट हम लोग टिक लगाते चलेंगे और आप लोग को इसको लिखते भी चलना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम से मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? डिस्ट्रक्शन मतलब आप लोग को पता होगा कि जो विनाश होता है, क्या होता है? विनाश होता है। तो 6 का जो आंसर होगा, विनाश किसका आंसर होगा? या विलुप्त मतलब समझ सकते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विलुप्त, खत्म हो जाना होता है। तो एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब भी खत्म हो जाना होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। आगे हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन ए मिल ही गया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से आपको भी एग्जाम में करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मैन डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब जो इंसान प्लांट पर डिपेंड करते हैं और एनिमल पर डिपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें प्रीपोजिशन जो सेंटेंस है उसको आपको बताने कि प्रीपोजिशन इसमें क्या है। तो प्रीपोजिशन इसमें क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। एंड तो होगा नहीं, एंड तो कंजक्शन होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। और ऑन हमारा प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए हम लोग पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑन है वो क्या बताता है? प्रीपोजिशन ही बताता है, यानी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसलिए 7 का आंसर हम लोग बी लगा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। दो एंटोनॉमी इज एक्सटेंट, मतलब एग्जिस्टेंट का मतलब क्या बताना है, एंटोनॉमी क्या होता है, उल्टा बताना है, विलोम शब्द बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंट मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंट मतलब क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि एग्जिस्टेंस मतलब होता है बचाना होता है, यानी प्रोटेक्टिव, यानी एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व होता है, तो प्रोटेक्टिव मतलब तो बचाना होता है, संरक्षित होता है। और परिष्ट, तो पेरिस्ट मतलब भी क्या होता है? अस्तित्व होता है, यानी उसका रहना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग जब भी आंसर हमें मिल जाएगी तो उसके पीछे हम लोग नहीं चलेंगे, फटाफट उसके आंसर को लगाते चलेंगे, क्योंकि आपके भी एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाली है, इसलिए इसको हम लोग फटाफट देखते चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये दूसरा पार्ट्स है, उस पार्ट्स को 9 से लेकर 14 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है, एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि टू और डैश दिया हुआ है, एप्लीकेशन के आधार पर आपको भरते जाना है। और देखिए टू डैश, उसके बाद स्कूल का नाम है GVHS सिली, एक कोई स्कूल है, और 1 सितंबर 2023 का है। एप्लीकेशन दिया होगा और इसी तरह से आप लोग को भी एप्लीकेशन दिया जाएगा और एप्लीकेशन के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको अगर एप्लीकेशन लिखने आता होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, कहाँ पर क्या भरा जाता है। इसलिए हम आप इसको फटाफट पढ़ लीजिए ताकि हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑप्शन क्या है ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या भराएगा इसको देख लीजिए। 2 उसको डैश दिया हुआ है और 9 के पास आपको भरना है, तो यहाँ पर कौन सा चीज़ भराएगा आपको पता करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के राइट ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। हेडमास्टर दिया हुआ है, हेडमास्टर बड़ा अक्षर दिया हुआ है, हेडमास्टर छोटा अक्षर दिया है, दोनों छोटा है, फिर एक बड़ा है एक छोटा है। तो आपको पता होगा कि ये दोनों तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू द हेडमास्टर, क्योंकि जो स्टार्टिंग लेटर होती है दोनों के दोनों क्या होती है? कैपिटल लेटर यूज करते हैं। दोनों के दोनों लेटर जो होते हैं, टू द हेडमास्टर क्या होगा? दोनों के दोनों कैपिटल लेटर होंगे। तो दोनों के दोनों अगर कैपिटल लेटर होंगे तो इसमें हम क्या भर सकते हैं? टू द हेडमास्टर, यानी दोनों के दोनों अक्षर क्या होंगे? बड़े हो जाएंगे। टू द हेडमास्टर, इस तरह से हमें भर देना है। टू द हेडमास्टर इस तरह से यहाँ पर भरा जाएगा। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया टू द हेडमास्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि कहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसलिए ताकि हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम फ्रॉम फीवर, किससे हम लोग ग्रसित हैं ये बताना है। फ्रॉम फीवर आपको पता ही होगा किससे हम लोग फ्रॉम फीवर लिखा हुआ बीमार से ग्रसित है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन में। सफर्ड, तो क्या सफर्ड होगा इसका राइट आंसर? फिर कि इज सफरिंग होगा, कि वाज सफरिंग होगा, कि केवल सफरिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ जो दिख रहा है आई एम तो दिया हुआ है, तो केवल तो सफरिंग ही भराएगा ना, वाज तो भराएगा नहीं, वाज यहाँ पर भराएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफरिंग केवल होगा। क्या हो जाएगा? सफरिंग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफरिंग हो जाएगा। इसलिए 10 का हम लोग क्या लगाएंगे? टिक डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लोग डी लगाएंगे, और इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन 11 कहाँ है। आप लोग को तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट लगा के देखते चलिएगा। तो 11 का जो 11 क्वेश्चन क्या है? आई शैल बी हाईली, उसके बाद क्या भराएगा ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, आई शैल बी हाईली, फिर डैश है टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या भराएगा? ओबीडियंट भराएगा। क्वेश्चन 11 में ओबीडियंट भराएगा, कि
चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बी का जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या था, ऑबीडियंट था, दूसरा क्या है थैंकिंग है, उसके बाद ऑब्लिगेट है, फिर काइंड है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्लिगेटेड होगा, यानी ऑब्लिगेट होगा, ऑब्लिगेट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पर है, ताकि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 जो ऑप्शन भरना है वो पता चल जाए फटाफट हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये क्वेश्चन था और उसके अकॉर्डिंग हम लोग 12 को भरेंगे। तो देखिए 12 में यहाँ पर आपका थैंकिंग यू लिखा हुआ है, फिर योर के बाद आप क्या भरिएगा, यहाँ पर रवि लिखा हुआ है। योर के बाद क्या भरिएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस जगह पर क्या भरना है। इसलिए हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन क्या थे, तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 क्या था, ऑबिडियंटली होगा कि काइंडली होगा कि लविंग होगा कि लवलिंगली होगा या लविंग होगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। आप इसके राइट आंसर को अगर पता होगा तो कमेंट में दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो आप देखते चलिएगा फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑबिडियंटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑबिडियंटली हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे दिए हुए क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो क्या माई ग्रैंड मदर, ध्यान से समझिएगा, माई ग्रैंड मदर बीच में डैश है, मी स्टोरीज लास्ट नाइट, मतलब मेरी माँ डैश लिखा हुआ है, हमें स्टोरी क्या करती है, लास्ट नाइट क्या करती है, तो सुनाती है कि कहती है कि कह रही है, क्या कर रही है लास्ट नाइट को, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब अंतिम जो रात की, ये पास्ट टेंस की बता रहा है, इसलिए टोल्ड इसमें लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होता है। द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक, मतलब किसी ने मेरी बुक चुराई, इसका हम लोग को पैसिव वॉइस बताना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को, ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। माई बुक हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाई हिम, ही हैज स्टोलन माई बुक, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं और फटाफट आप इसके राइट आंसर को कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा। माई बुक हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन, इसका पैसिव वॉइस, किसका पैसिव वॉइस होगा, समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुराई, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होता है। तो रामा, मतलब रमन जो है, रमन नाम का कोई लड़का है, डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, इसमें क्या भराएगा, रोट भराएगा कि वाज राइटिंग भराएगा कि राइट्स भराएगा कि इज राइटिंग बताएगा, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, रोट तो होगा नहीं, इसलिए वाज राइटिंग, क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, इसलिए वाज राइटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर डैश है द एनिमीज कैंप्स, इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा ऑप्शन है इनटू, इन और ऑन। आपको भरना है कि इसके राइट आंसर क्या भरिएगा। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं, तब तक फटाफट इसके राइट आंसर को आप कमेंट में दीजिए। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्यों होगा कि इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर्ड इनटू द एनिमीज कैंप, मतलब उन लोग की कैंप में, जहां पर कैंप बनता है एनिमी का, उसमें घुसने में क्या हो जाती है, डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, इसलिए इनटू होगा, क्योंकि प्रवेश करने की बात हो रही है, एट नहीं, उसमें नहीं, प्रवेश करते हुए गति का यूज यहाँ पर हो रहा है। इंटर इंटू ना, मतलब गति हो रही है, मौसम के लिए हमेशा इंटू का यूज किया जाता है, आपको पता होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होता है। द मैन रोब्ड मी, मतलब मैन ने रोब्ड मुझे किया, माई पोजीशन मेरी अधिकार को, बीच में डैश लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, कौन सा वर्ड भराएगा। चलिए ऑप्शन ए को है ऑफ, एट, फ्रॉम और इन। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। ऑफ, राइट आंसर क्या हो गया, ऑफ, ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है वो क्या है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, टीचर ने कहा। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो क्या होगा ये बताना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट स्पीच नहीं बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से देखते जाइए ताकि हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे पास और आप लोग के पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, कल एग्जाम देनी है। अगर पूरी अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसको आप लोग को भी समझने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग को फटाफट इसके राइट आंसर को ही देखते चलना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द टीचर सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए द टीचर टोल्ड मी दैट द सन, सम यहाँ लिख दिया है, देखिए यहाँ पर सम दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो ही नहीं सकता, सम लिखा हुआ है इसलिए इसका राइट नहीं हो सकता। द टीचर आस्क्ड मी इफ द सन, इफ तो लग ही नहीं सकता इसलिए कंडीशन बता दिया। नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वेरी गुड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो क्या इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग ऑप्शन फटाफट पढ़िए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही दूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिए मैं इसे बड़ा कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि डैश यू टेल मी कॉमा वाई आर यू वीपिंग। मतलब यू टेल मी, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए कंडीशन वर्ड तो है। तो देखिए 20 का ऑप्शन क्या कहता है कि मस्ट, कैन, मे और शुड। मतलब यहाँ पर आपका जो मस्ट, कैन, मे और शुड है, ये क्या कहता है कि यहाँ पर डैश यू टेल मी वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है फटाफट। 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैन यू टेल मी वाई आर यू वीपिंग, क्या मतलब क्या तुम कह सकते हो मुझसे कि तुम क्यों रो रहे हो, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देखते हैं, 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, मतलब क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता था। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, मेरे द्वारा खेला जा रहा है। नन ऑफ दीज आपको बताना है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या होगा। राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट लगा देंगे सी। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चलेगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होता है। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो इसमें आपको भरना है कि क्राइंग भराएगा कि क्राई भराएगा, क्राइज या क्राइड भराएगा। राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, क्योंकि बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, बेबी कब रोता है, जब वो भूखा रहता है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए रहा नहीं होगा, क्योंकि क्राई होगा, क्राइज हो नहीं सकता, क्राइड नहीं हो सकता। बेबीज लगाया हुआ प्लूरल यहाँ पर दिया हुआ बेबीज बच्चे, इसलिए यहाँ पर मैं क्या भर दूंगा, क्राई भर दूंगा। क्राइंग हो नहीं सकता और क्राइज तो होगा ही नहीं, क्योंकि एस नहीं लग सकता है। मतलब प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसका यूज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये पार्ट 4 का है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर एंड क्वेश्चन। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। एंड बीइंग फाइंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर फॉर केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। मतलब ये एक आपका स्टोरी दिया हुआ है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसको हम लोग पद्यांश बोलते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। हम इसका मतलब नहीं समझा रहे, इसको फटाफट हम लोग आइडिया से बताते चलेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर, इसके जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होता है, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसी के आधार पर आपको देखना है। तो क्या है, द गिवन लाइन, जो लाइन आपका दिया हुआ है, आर फ्रॉम द पोएम, ठीक कहाँ से दिया गया है, मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको 23 का बताना है राइट आंसर। तो चलिए इसका 23 का हम राइट पहले देख लेते हैं ऑप्शन को। रैन ऑन द रूफ, मतलब रैन ऑन द रूफ से है, या अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, मतलब नॉर्थ लैंड का लीजेंड से है कि द लेक आइसल ऑफ इंसिस फ्री, या द रोड नोट टेकन, ये किससे रिलेटेड है, ये किस स्टोरी का पार्ट से, मतलब किस कविता से ये लिया गया है, आपको बताना है। चैप्टर का नाम बता देना है कि कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो कविता है, ये जो पोयम है, कहाँ से लिया गया है 23 का, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड से इसको लिया गया है, वहीं से इस पोएम को लिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। ये लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो वर्ड है, ये जो पद्यांश लिखा गया है, कविता लिखा गया है, किसके द्वारा ये लिखा गया है, ये आपको बताना है। इसके पोएट्स का नाम बताना है। किसका नाम बताना है, पोएट्स। पोएट्स का आपको नाम बता देना ही है कि पोएट्स का क्या नाम है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोएट्स का क्या नाम है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, फटाफट देखिएगा। पहला है फोबिक राय, डब्ल्यू वीट्स, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या कोट्सकिनी। किसके द्वारा ये लाइन लिखा गया, आप लोग देखे होंगे, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए किसके द्वारा ये लाइन लिखा गया है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फोबिक कैरी के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा इसको लिखा गया, फोबिक कैरी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं कि 25 का आंसर
क्या होगा। तो चलिए 25 का आंसर को देखते हैं। हु इज हर इन द थर्ड लाइन, मतलब थर्ड लाइन में कौन है। थर्ड लाइन आपको दिख रहा होगा, थर्ड लाइन में किसके बारे में कहा गया है ये आपको बता देना है। थर्ड लाइन में किसके बारे में बताया गया है इसको देखिए। तो थर्ड लाइन कहाँ है देखिए, ही आस्क्ड हर मतलब किसी औरत के बारे में कहा गया, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, जहाँ से वो केक को स्टोर करती है, इसको आपको बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसको फटाफट ऑप्शन देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, अब तक देख चुके होंगे। तो पहला देखिए सेंट पेटर, सेंट पेटर हो सकती है क्या, द पोएट एंड ओल्ड लेडी या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर कविता कवि के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, किसी लेडीज़ के बारे में क्या है, इसलिए एंड ओल्ड लेडी बूढ़ी लेडीज़ के बारे में कहा गया है, औरत के बारे में कहा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या 26 क्वेश्चन है। तो मैरिज वाज ईयर्स ओल्ड, मैरिज कितनी साल की थी ये आपको बताना है। आप पढ़े होंगे कि मैरिज कितने साल की थी, इंग्लिश बुक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैरिज कितनी साल की थी ये आपको बताना है। डायरेक्ट आपको बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बुक का क्वेश्चन अब हम लोग बता रहे हैं आपको। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैरिज कितने साल की थी आपको बताना है। तो मैरिज जो थी वो 11 साल की हो गई थी। कितने साल की हो गई थी, 11 साल की हो गई थी, 11 साल की मैरिज हो गई थी, यानी 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि 27 का क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा साइड को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो चलिए पढ़ते हैं 27 क्वेश्चन को। हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी इज साउंड एंड वाइब्रेशन, मतलब ओपन माइंड और बॉडी के जो साउंड होता है, मन को एकदम ओपन रख करके बॉडी के साउंड और वाइब्रेशन को हम लोग क्या सीखते हैं आपको बताना है, किसके बारे में, मतलब हु हैड लर्न टू ओपन एंड द माइंड द बॉडी द साउंड एंड वाइब्रेशन के द्वारा कौन सीखता है। तो देखते हैं 27 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं, बाहर समझाना नहीं है, हम लोग को जल्दीबाजी है, इसलिए हम लोग जल्दीबाजी में ही हम लोग काम बना लेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वेरी पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जाम के, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए आप इसको तैयार करके रखें, 40 के 40 क्वेश्चन आप तैयार करके रखें। चलिए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 क्वेश्चन को मैंने क्या पढ़ा था, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी द साउंड एंड वाइब्रेशन के द्वारा जो साउंड माइंड को हम लोग देखते हैं, खुली दिमाग से करते हैं, वो कौन करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है पहला क्या है मैरिज, दूसरा है एवलिन ग्लेन, बिस्मिल्लाह खान या नन ऑफ द एबोव, सॉरी नॉन ऑफ द एबोव, मतलब उस उपरोक्त में से कोई नहीं, ऊपर दिया गया है में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को फटाफट देखते हैं कि ओपन माइंड और जो खुला जो एकदम दिमाग से एकदम जो सोचता है सीखता है और जो साउंड वाइब्रेशन से जो सीखता है उस वो कौन होता है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या था, मैरिज था, मैरिज है या एल्विन ग्लेन है, तो एल्विन ग्लेन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवलिन ग्लीन हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अग्रसर होते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज एम्पेयर औरंगजेब बैंड वाज, औरंगजेब ने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बंद किया था, संगीत वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है ना, उसको किसने बंद किया था, किसने पाबंदी लगाती थी उसको बताना। औरंगजेब ने क्यों पाबंदी, मतलब किस पर पाबंदी लगाई थी, पुंगी पर लगाई थी कि शहनाई पर लगाई थी, फ्लूट पर लगाई थी कि तबला पर लगाई थी। औरंगजेब ने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर प्रतिबंध लगाया था, इसको आपको बताना है। पहला क्या है पुंगी, दूसरा क्या है शहनाई, तीसरा है फ्लूट और तबला। तो पुंगी बजाने पर उसने रोक लगा दी थी कि पुंगी किसी को बजाना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वाज ऑफ विच थिंग इज सडन डिमांड इरुप्ट इन द मार्केट, यानी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड, सेकेंड में जो दूसरी दुनिया है, द्वितीय जो दुनिया है, विच थिंग सडन डिमांड इरुप्ट इन द मार्केट, सेकेंड दुनिया में इसका मार्केट में जो डिमांड है वो क्या है वो बताना है। फटाफट देखिए, पॉपी सीड, टैमरिंड सीड या कोरिएंडर सीड या मिंट, ये आपको बताना है कि पॉपी सीड है कि टर्मरिन सीड है कि कोरिएंडर सीड है या मिंट सीड है। तो चलिए 29 के हम राइट आंसर को देखते हैं। आप लोग शायद क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और इसके राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। 29 को देखते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो 29 के राइट आंसर को हम बी कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, जो हवा कविता है किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है कि सुब्रमण्य भारती के द्वारा किया गया है कि ख्यातिराम मैन्सफील्ड के द्वारा किया गया है कि एडवर्ड लियर के द्वारा किया गया। आपको बताना है कि विंड जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया। 30 तो आपको अब पता चल गया होगा कि राइटर का नाम आपको जरूर याद करके रखना है। 2 नंबर के राइटर का नाम जरूर, 2 क्वेश्चन आएंगे राइटर के नाम से, एक आएगी पोएम से, एक आएगी स्टोरी से, इसलिए जरूर आपको इसको राइटर के नाम सब याद करके जरूर जाइएगा आप। तो चलिए 30 क्वेश्चन को देखते हैं कि विंड जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती ने ही क्या किया था, इस कविता को लिखा था हवा के बारे में। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जैनुलाब्दीन जो था वाज क्लाम्स, मतलब जैनुलाब्दीन वाज क्लाम्स, किसको मतलब जैनुलाब्दीन क्लाम्स था, क्या था ये बताना है। मदर, फादर, टीचर या नॉन ऑफ दी, कौन थे ये बताना है। कौन थे जैनुलाब्दीन क्लाम, कौन थे, इसका मतलब ये होगा। तो देखते हैं 31 का राइट आंसर क्या होगा। आप पहले इसको देख लीजिए, मदर थे, फादर थे, टीचर का नाम था या नॉन ऑफ दी, कौन थे ये, तो आपको बताना है जैनुला खान कलाम।
क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अग्रसर होते हैं। इसको देख लीजिए ध्यान से और इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या तो कॉपी में लिखते चलिएगा, इसको जरूर लिखना है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्किल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, मतलब एक ऐसी महिला को बताना है जो स्किल्ड क्या की थी, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार की थी। तो चलिए पहला क्या है, संतोष यादव, संतोष कुमार, एल्विन ग्लेनी और नन ऑफ एबोव। आपको बताना है कि जो चढ़ी थी ना माउंट एवरेस्ट पर, उसका नाम आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, इसका नाम आपको बताना है, पीक पर चढ़ी थी। तो नाम बताइए फटाफट, राइट आंसर को कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए अब हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संतोष यादव, संतोष कुमार नहीं, सॉरी संतोष यादव इसके 2 बार चढ़े थे, महिला थी ना। अब हम लोग 33 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं 33 क्वेश्चन क्या है। द नेम ऑफ द टाइटल लिटिल गर्ल वाज, सॉरी द नेम ऑफ लिटिल गर्ल वाज, मतलब छोटी बच्ची का नाम क्या था। छोटी बच्ची का नाम आपको बताना है कि जो नाम था संतोष यादव था, एल्विन ग्लेन था या मैरिज था, यानी मैरिज था। तो आपको बताना है इसका फटाफट नाम बताइए कमेंट में। अब हम लोग इसके राइट आंसर को फटाफट देखते भी हैं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर अग्रसर होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, मतलब जो मेला में घूमने गया था बच्चा, वो क्या किसके साथ गया था आपको बताना है। पेरेंट्स के साथ, आंटी के साथ, टीचर के साथ या फ्रेंड के साथ। किसके साथ, पेरेंट्स के साथ गया था कि आंटी के साथ गया था कि टीचर के साथ गया था कि फ्रेंड के साथ गया था, आपको बताना है कि छोटा बच्चा किसके साथ घूमने गया था मेला में। तो अब चलिए इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए और 34 का राइट आंसर को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, पेरेंट्स के साथ घूमने गया था, मम्मी पापा के साथ वो घूमने गया था, मार्केट मेला घूमने गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कहता है कि हु कुड वीव who could weave out endless stories and anecdotes, मतलब anecdotes मतलब who could weaves out endless story and anecdotes। चलिए अब हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। प्रशांत, प्रिंजोली यानी प्रिंजोल, फिर क्या है, ईश्वरन, क्या है ईश्वरम। और 35 के आगे देखते हैं, एक ऑप्शन आगे है। अगर हमको इधर इसका आंसर मिल जाता है हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए आप बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि यहीं पर आपको आंसर मिल रहा होगा, प्रशांत नहीं होगा, प्रंजोल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, ईश्वरन। क्या हो जाएगा, ईश्वरन। इसलिए हम लोग आगे ऑप्शन को नहीं देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि फ्रॉम होम हैड अ ग्रैंड फादर बाउट टोटो, मतलब कहाँ से वो टोटो लाए थे, ग्रैंड फादर ये बताना है। कहाँ से लाए थे बताइए, स्टेशन मास्टर, मतलब फ्रॉम होम हैड द ग्रैंड फादर बाउट टो, मतलब कहाँ से वो लाए थे, किससे लाए थे। तो द स्टेशन मास्टर से लाए थे या फ्रेंड से लाए थे मांग कर, या टोंगा ड्राइवर के द्वारा या टांगा ड्राइवर के द्वारा, या नन ऑफ एबव, किसमें इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर को फटाफट बताइए। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं, कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टांगा ड्राइवर से वो लाए थे मांग करके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं। तो देखिए, हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कर्ट बुल, मतलब सॉरी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिटक कभी कभी छचा जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है, आप लोग इसको देखिएगा। हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कर्ट बुल, स्कर्ट बुल फाइट से जो था वो कैसा दिखता था वो बताना है, किससे, मतलब हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड ऑफ स्कर्ट बुल के द्वारा दिखता था। चलिए अब हम लोग इसको फटाफट देखते हैं, हिंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गुरु, डिसिपल, गोल्ड स्मिथ या बेगर, इसको समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर को आप दीजिए। यहाँ पर मैं समझाने नहीं आया हूँ, एक एक को हिंदी को समझाने नहीं आया हूँ ना, आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिए। तो चलिए 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर हम लोग देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसिपल। क्या हो जाएगा, डिसिपल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिसिपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ डैश, मतलब जो स्टेच्यू ऑफ जो हैप्पी प्रिंसेस था वो किससे कवर्ड था, किससे ढका हुआ था, गोल्ड से, सिल्वर से, आयरन से या ब्रास से, आपको बताना है। ये सब बुक में स्टोरी है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप इसका राइट आंसर फटाफट दे दीजिएगा। तो 38 का राइट आंसर आप कमेंट में फटाफट दीजिए, हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो ये गोल्ड से ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था, गोल्ड से ढका हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या तो उतारते चलिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि व्हाट वाज ब्राह्मण्स ड्रीम, मतलब जो ब्राह्मण्स था उसका सपना क्या था, आपको बताना है। पहला क्या है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। चलिए इसको हम लोग हिंदी नहीं बताना, फटाफट आप लोग बताते चलिए, हम किसी का हिंदी को सॉरी उधर नहीं बताए होंगे तो इसका भी नहीं बताएंगे। टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए, टू गो अबोर्ड या टू पेंट अ मास्टर पीसेस। आप इसका राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए, हम लोग इसका राइट आंसर को आपको देते हैं। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्न मनी उसका मतलब नहीं था, डॉक्टर बनने का कोई मतलब ही नहीं था, गॉड वर्ड नहीं था, यानी
पेंट यानी मास्टरपीस बनने का मतलब था, पेंट मास्टरपीस बनने का उसको मतलब था, और कोई उससे मतलब नहीं था, वो बनना था, उसका सपना था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं, जो कि इस जो सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? इरिस्मा इज अ स्मॉल टाउन इन, मतलब इरिस्मा जो था बहुत ही छोटा जगह था, कहाँ पर था ये बताना है। महाराष्ट्र में था कि रांची में था कि बिहार में था कि उड़ीसा था। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो है सेट से रिलेटेड है, कल के जो एग्जाम है उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको रट करके जाइएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और आपको इस रटना नहीं है, बस एक बार दो बार देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर जाने के बाद क्लिक कर जाएगी माइंड में क्या कर जाएगी आपकी? क्लिक कर जाएगी। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, किसी का हिंदी बहुत बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मैंने हिंदी बताया नहीं है, और थोड़ा सा हड़बड़ी में मुझे दिक्कत हो गई है बोलने में, इतना मैं हड़बड़ बोलता नहीं हूँ, इसलिए माफ़ कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले जो सेट के क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो, कल का एग्जाम अच्छी तरह से जाए। और यदि आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।